औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए क्लास आपका उर्दू का जो पीरियड है वो स्टार्ट होना चाहता है और अगला जो हमारा सबक है वो है ग़ुलाम फ़नतुल बेग का लिखा हुआ है। सिनफ़ अदब जो है तंज़ीह और ग़ज़ल मज़मून है, मज़मून आपका उर्दू है और यहाँ आज हम पढ़ेंगे मुसन्नफ़ के हालात ज़िंदगी। तो फ़नतुल बेग के हालात ज़िंदगी आज हमने क्लास पढ़ने हैं और मुख्तसर हालात ज़िंदगी जो है इसमें दिए जाते हैं। इस मौलफ़ीन जो है मुख्तसर हालात ताकि तालिब इल्मों को जो है उस राइटर के, उस अदीब के, उस मुसन्नफ़ के हालात ज़िंदगी का भी पता हो कि कहाँ पैदा हुआ और किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचा। तो ये चीज़ जो है डिस्कस की जाती है इसमें। तो फ़नतुल बेग नाम है इसका मुसन्नफ़ का। फ़रतुल्लाह बेग, फ़रत का मतलब है ताज़गी, खुशी, शादमानी और बेग जो है अल्लाह की तरफ से अनायत की गई ताज़गी। बेग जो है ये मुग़लों का लक़ब मुग़लों का लक़ब है बेग। तो इस पे हम बात करेंगे फ़नतुल बेग के हालात ज़िंदगी के बाद होगी इंशाअल्लाह। पैदाइश इनकी 1884 इनकी पैदाइश है और वफ़ात है इनकी 1947 इनकी वफ़ात है। ईसवी यूनान का बना हुआ कैलेंडर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर इस कैलेंडर का आगाज़ होता है। इनकी जाए पैदाइश और ये इनकी वफ़ात है। इनकी जाए पैदाइश जो है वो है दिल्ली। अभी दिल्ली इसको कहा जाता है और ये हिंदुस्तान का दारुल-ख़िलाफ़ा है। मुख्तलिफ वक्तों में ये मुसलमानों का दारुल-ख़िलाफ़ा रहा। जब मुसलमानों ने 1000 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो उस वक्त जो है आगरा, दिल्ली और लाहौर जो है मुसलमानों के दारुल-ख़िलाफ़े रहे। BA तक तालीम जो है इन्होंने दिल्ली से हासिल की। BA तक तालीम जो है इनकी दिल्ली से इन्होंने हासिल की। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स दिल्ली से इन्होंने हासिल की क्लास। आगे चलते हैं। उस्ताद जो इनके थे मौलवी नज़ीर अहमद इनके उस्ताद थे। वो डिप्टी नज़ीर अहमद नावल तौबत नसूह वाला, जिनका पहला उर्दू नावल जो है उर्दू अदब के पहले नावल निकाल है। उनका जो पहला नावल है वो तौबत नसूह है। पहले इन्होंने हैदराबाद दक्कन में महकमा तालीम में मुलाज़मत का आगाज़ किया। महकमा तालीम में मुलाज़मत का आगाज़ किया। कहाँ पर? हैदराबाद दक्कन में महकमा तालीम से मुलाज़मत का आगाज़ किया। उसके बाद मौलवी जो नज़ीर अहमद के उस्ताद, इनके मदरसे में इन्होंने अरबी पढ़ी। इनके मदरसे में किस चीज़ की तालीम हासिल की? अरबी ज़बान इन्होंने वहाँ पढ़ी। उसके बाद महकमा तालीम में इन्होंने मुलाज़मत अख्तियार की। कहाँ पर? हैदराबाद दक्कन में। महकमा तालीम तालीम का महकमा, मरकब इज़ाफ़ी महकमा तालीम का महकमा। फिर अदलिया ने उनकी खदमत, फिर ये
जज बन गए। क्या बन गए? जज। और अदलिया में ये जज के ओहदे तक पहुंचे, यानी जज बन गए। आगे जनाब इसके अलावा ये कि नस्ली या अदबी खिदमात, अदबी खूबियां, अदबी खूबियां, ये फरदुल अबैद मिर्जा फरदुल अबैद उर्दू के साहिब तर्ज इंशा पर्दाज, साहिब तर्ज अपना एक अंदाज रखने वाले, साहिब तर्ज अपना एक अंदाज रखने वाले इंशा पर्दाज मजमून नगार हैं। इंशा पर्दाज क्या मीनिंग है? मजमून निगार है ये। ठीक है जी। अगरचे सरकारी मुलाजमत थी और जिंदगी क्या थी? मसरूफ, लेकिन उसके बावजूद भी, मसरूफ जिंदगी के बावजूद भी इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए, इल्मी व अदबी इल्म से मुताल्लिक और अदबी अदब से मुताल्लिक, यानी उर्दू ज़ुबान में जो कुछ लिखा जाता था उसे अदबी सरगर्मियां कहते हैं, उनके लिए भी वक्त निकालते थे। इतनी मशरूफियत के बावजूद भी इनकी वजह शोहरत जो है, वजह शोहरत मरकब इजाफी है, यानी शोहरत की वजह क्या है? इनके तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन है। तंजिया और मज़ाहिया मज़मून की वजह से ये शोहरत रखते हैं। उनकी ज़राफ़त, उनका मिज़ाज, ज़राफ़त को कहते हैं, मिज़ाज को कहते हैं। उनका मिज़ाज जो है ज़राफ़त, संजीदा, मुतीन, मजबूत, रस भरी, मगर संजीदा, मगर इतनी रसीली है, यानी मुतीन है, संजीदा है, मगर इतनी रस भरी है कि पढ़ने वाला उसके मजे को खामोश नहीं करता, यानी पढ़ने वाले को बहुत मजा आता है और उसे वो भूल नहीं सकता, उसके मजे को खामोश नहीं कर सकता पढ़ने वाला। उनकी तहरीरों से उनकी जिंदा दिली झलकती है, यानी उनकी तहरीरें पढ़ने से एहसास होता है कि ये जिंदा दिल आदमी है, जिंदा दिल आदमी है, यानी कुछ कर जो गुजरने की ताकत इनके अंदर, जस्तजू इनके अंदर है। बात कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया की तरह करते हैं, जिनके अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने की सलाहियत होती है, जो वक्त की नज़ाकतों से घबराते नहीं है, रात की जो बहरे में रात जब कभी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं उनसे घबराते नहीं है, मुसलसल आगे बढ़ते हैं। उनको उसलूब सादा और रवान है, उनका लिखने का अंदाज सादा और रवा बहता हुआ आसान, सादा खालस, यानी लिखने का अंदाज जो है उनको उसलूब, जिस अंदाज से वो लिखते हैं, जिस अंदाज से वो जुबान को इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा को इस्तेमाल करते हैं, मुहावरा को इस्तेमाल करते हैं, ज़रब मिसल को इस्तेमाल करते हैं, जिस अंदाज से वो अब उस मजमून में जिस बात को दूसरों तक जो है पहुंचाते हैं, गोशो गुजार करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं, वो उनका जिस अंदाज से बताते हैं वो उसके उनका उसलूब कहा जाता है, सिंपल ज़बान पे, सिंपल तरीके के मुताबिक। उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है, यानी उनकी ज़बान जो है वो दिल्ली की मुस्तनद ज़बान है। दिल्ली में जिस तरह ज़बान बोली जाती थी, खालस ज़बान बोली जाती थी, उसी तरह की खालस ज़बान में ये लिखते हैं। बाद लोग खालस ज़बान नहीं बोल सकते, उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती है, लेकिन दिल्ली की जो मखसूस ज़बान थी, तो यानी मखसूस मुस्तनद मानी हुई इन ज़बान की मानी हुई ज़बान, उसको कहते हैं टकसाली। टकसाली ज़बान है, किसकी है? दिल्ली के टकसाली ज़बान है उनकी ज़बान। शख्सी लिफाके लिखने में उन्हें कमाल हासिल है। शख्सी खाका, शख्सी खाका, शख्सी खाके लिखने में उनको कमाल हासिल है। किसी शख्स की जिंदगी के किसी एक पहलू पर
लिखी जाने वाली तारीख होती है उसको शख्सी खाका है। तो ये शख्सी खाके लिखने में वो उनका बहुत बड़ा तजर्बा रखते हैं। वो खाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज अख्तियार करते हैं। वो अपने उन जो खाके होते हैं, जो मजमून होते हैं उनके, जिसको खाका या शख्सियत नगारी भी कहा जाता है। खाका किसी शख्स के ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर लिखी जाने वाली तारीख जो है वो खाका कहलाती है। ऐसा ड्रामे जैसा तरीका अपनाते हैं जो उनके किरदार के मुताबिक तस्वीर पढ़ने वाले के सामने पेश कर देते हैं। ऐसा ड्रामे जैसा अंदाज अपनाते हैं अपने खाकों में कि उनके जो उस खाके के अंदर जो किरदार होते हैं तो उसकी तस्वीर जो है वो पढ़ने वाले के सामने बिल्कुल सामने आ जाती है। ऐसा अब इनके सबके गुलाम पर ये जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल गुलाम आपकी आंखों के सामने घूमता हुआ वो किरदार अदा कर रहा है जो खाके के अंदर उसका किरदार है। दिल्ली के यादगार मुशायरा में शायरों की ऐसी तशरीह पेशी ली है। इनकी किताब है दिल्ली का यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा। और दूसरी मशहूर किताब इनकी है निफ्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। तो कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। तो ये जो दिल्ली के यादगार मुशायरे की किताब है तो मुशायरे में लिखे हैं दिल्ली के यादगार मुशायरे पर लिखा हुआ है। तो ऐसी उसके अंदर जो है उसने ड्रामे जैसा अंदाज अपनाया कि एक एक शायर आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है पढ़ने वाला जब दिल्ली का यादगार मुशायरा पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वो शायर जिनका वो जिक्र करते हैं वो आप बिल्कुल आंखों के सामने चलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, दूसरा मजमून जो मैंने आपको बताया कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी में मौलवी साहब का उन्होंने अपने उस्ताद का मौलवी नज़ीर अहमद पर लिखी हुई उनकी कहानी है कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी में। इस कहानी में या इस किताब में इस खाके में जो मौलवी साहब पर उसने लिखा है उसने ऐसा खाका खींचा है, ऐसा मौलवी साहब का खाका उन्होंने लिखा है कि वो उर्दू अदब का एक मास्टरपीस है, शाहकार, बहुत बड़ा काम है, बहुत अहमियत की किताब है, अहमियत का वो खाका है। ठीक है, यानी मास्टरपीस, बेहतरीन कारनामा है उसका, शाहकार बेहतरीन कारनामा। उनका बड़ा कारनामा ये कि उनके मज़ामीन से पुरानी तहजीब के उन पहलुओं पर नजर पड़ती है। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उनके मज़ामीन से जो गुजरी हुई तहजीब है, गुजरे हुए लोगों की जो जिंदगी है, तो उस सारी उस लाइफ पर हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर जो है वो तहजीब इंसान को सामने आती है और इंसान उस पढ़ने वाला कारी जो उस तहजीब से वाकिफ होता है कि इससे पहले गुजरे हुए लोगों को किस तरीके के मुताबिक किन रस्म रवाज के मुताबिक जीते थे। लिहाजा ये जो है इनकी खूबी है कि पुरानी तहजीब जो थी, गुजरी हुई तहजीब जो है, रहन सहन, सिविलाइजेशन, जिस अंदाज से लोग जिंदगी गुजारते थे वो सारे इंसान को उस तारीख के अंदर नजर आ जाते हैं, महसूस होते हैं, जिन तक रसाई किसी दूसरी तरह इस तहजीब का कि रस्म रवाज, रहन सहन या उस अंदाज तक और कोई तरीका नहीं है कि आदमी जान सके कि लोग उस वक्त के लोग जो है किस तरह जिंदगी गुजारते थे सवाए तारीख के। उसका सबूत उनके दो मज़ामीन इस पुराने लोगों की तारीख को वादे करने के लिए उनके दो मज़ामीन जो है बिल्कुल सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। नई और पुरानी तहजीब की टक्कर, नई और पुरानी तहजीब की टक्कर। और दूसरा मजमून जो है वो है फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर। इनके लिए दो मजमून हैं। ये बिल्कुल इनको पढ़कर गुजरी हुई तहजीब के बारे में, गुजरे हुए लोगों के बारे में, उनके रस्म रिवाज के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनके रवैयों के बारे में अच्छी तरह आगाही हो सकती है, हो जाती है। इसके अलावा कोई और ऐसी जरिया नहीं है कि आदमी गुजरे हुए लोगों की तहजीब के बारे में जान सके। इसके साथ ही क्लास फरतुल अफीक जो हैं उनका हालात ज़िंदगी मुख्तसर हालात ज़िंदगी जो हैं वो अपनी जो है इख्तिताम को पहुँचते हैं। आगे चैप्टर
ला के उसके वालिदैन या कोई भी आके सड़क के किनारे या किसी वीरान जगह पर सड़क के किनारे जो है आकर छोड़ देते हैं, यानी आबादी से ज़रा थोड़ा सा दूर सड़क के किनारे वो छोड़ देते हैं। वहाँ से जनाब उसे कोई मेरे ख्याल में यतीमखाने के में ले आता है। इस गुलाम को अपना भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरे बाप कौन है, मेरी माँ कौन है और मेरा घर किधर है। वहाँ इससे जो यतीमखाना होता है, इसमें जिस घर में ये गुलाम रह रहा है वो लोग जाते हैं और यतीमखाने वालों के साथ गुफ्तगू शरीक करते हैं। उनको एक गुलाम चाहिए होता है, उनके साथ गुफ्तगू शरीक करके कुछ लिखा पढ़ी होती है ये सबूत के तौर पर कि इस बच्चे को हम आपके यहाँ से लेकर जा रहे हैं। वो ले आते हैं और उनके घर में वो काम करना शुरू कर देता है। घर में जो फिर नुकरानी होती है, जो बाहर से सुधर आती है, उसके साथ ये मिल जाता है और मिलकर फिर ये इसको मिला लेती है। वो नौकरानी जो इसके घर में चोरी करती है तो इसको साथ मिला लेती है, इसको ज़रा खाना वाना भी ज़्यादा देती है, इसके लिए मिठाई भी ले जाती है और फिर इसको अपना राजनाम बना देती है। और इसकी मदद से, क्योंकि उसको जब घर वालों को उस नौकरानी पर शक हो जाता है तो फिर उसको वो बावर्ची खाने के करीब जो है नहीं आने देते, नहीं भटकने देते। लिहाजा वो फिर क्या कहती है कि इस गुलाम के ज़रिए जो है वो घर से कीमती चीज़ें, चूँकि पहले भी छुपा कर अपने घर ले जाया करती थी, अब इस गुलाम की मदद से कीमती उस घर की चीज़ें जो है चुरा कर तो ले जाती है और फिर अपने घर में छुपा कर रख देती है। यहाँ का इनकी बेटी का जो जेवर होता है, कीमती सोने की चीज़ें भी चुरा के ले जाती है और अपने घर को भर देती है। बिलाखिर जो है घर का जो मालिकीन है इनको जो है शक पड़ जाता है कि रोज़ाना कोई न कोई जो चीज़ है वो गायब हो जाती है। बिलाखिर जो है ये लोग पुलिस को रिपोर्ट करवा देते हैं कि हमारे घर से चोरी हो रही है और फिर पुलिस आ जाती है और इस तहकीक के लिए कि कौन चोरी करता है। जब पुलिस घर के बाहर होती है, मामा के जो ये नौकरानी उसका मामा का लफ्ज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है नौकरानी के लिए। तो ये मामा अपने घर से जब शाम को सारा दिन इनके घर में काम करके अपने जो मालिक है उनके साथ काम करती है, काम करके जब निकल कर जा रही होती है तो पुलिस वाले जो है उसका जो सामान है वो लेके शाम को अपने घर जाती है, उसको चेक करते हैं तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है और जब वो उस सामान को खोलते हैं तो उससे चोरी शुदा जो है वो सामान उनको मिल जाता है, कुछ उस दिन जो चुरा के ले जा रही होती है। फिर बहुत ज़्यादा चीखती चलाती है, करीब ही उसका घर होता है, अपनी बेटी को ये इतला देती है कि घर में जो मैंने जो सामान चुरा के ला के रखा हुआ है इस घर वालों का, उसको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दे। ये शोर का उसका ये मतलब होता है। उधर से जब बेटी उस सामान को जो ये चुरा के ले जाती है, उस कीमती सामान को पोटली में बांध कर जो है वो महफूज मकाम पर जो है पहुँचाती है। तो फिर पुलिस निकलती है जब महफूज मकाम पर पहुँचाने के लिए, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और मामा के पास लाकर खड़ी कर देती है। इस तरह ये मज़मून जो है अपने इख्तिताम को पहुँचता है। ये था उस मज़मून का मुख्तसर खुलासा। सब गुलाम खुदा बेहतर जानते हैं कि मुझको किस गर्ज की तकमील और किस ख्याल के पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह ताला की ज़ात गैब का इल्म अच्छी तरह जानती है। गुलाम कहता है कि मुझको किस गर्ज, किस मकसद की तकमील कहते हैं मुकम्मल करने को, और किस ख्याल, किस सोच को पेश नज़र सामने रख कर पैदा किया गया है। यानी अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझको किस गर्ज मतलब या मकसद। दूसरी बात तकमील, मुकम्मल करना, और तीसरी बात मुकम्मल करना, और तीसरी बात है पेश
नजर मीने सामने रखकर, यानी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि मुझको क्यों पैदा किया गया है, किस मकसद के लिए पैदा किए, किस मकसद को मुकम्मल करने के लिए पैदा किए, और कौन सा मकसद है उसको मुकम्मल करने के लिए सामने रखकर पेश किया गया, यानी किस वजह से, किस काम को या किस मकसद को मुकम्मल करने के लिए मुझे पैदा किया गया। मुझे तो ज़ाहिर अपने यहाँ आने की कोई खास वजह नहीं मालूम होती। मज़ाहिया व ज़मीनें, तंज़ीह व मज़ाहिया व ज़मीनें, मुझे तो ज़ाहिरी तौर पर अपने यहाँ आने, अपने इस जो जिनके घर में मैं नौकर हूँ और जिन्होंने मुझे यतीमखाने से लाया है, मुझे तो ज़ाहिरी तौर पर इधर इनके घर में आने की कोई ख़ास वजह नहीं मालूम कि मुझे किस लिए जो है यहाँ लाया गया, मुझे किस लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में भेजा है और फिर इस घर में भेजा है। हाँ, अगर सरकार के चांटों के लिए, मुखातब करते हैं अपने कारी को गुफ्तगू करते हुए, अगर सरकार के चांटों के लिए, तमाचों के लिए, थप्पड़ के लिए, थप्पड़ों के लिए, सरकार घर के मालिक के लिए सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो घर का मालिक है, साहिब खाना है, उसके लिए जो ये गुलाम किसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? सरकार का। सरकार का मतलब होता है हुकूमत के लिए भी सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हाकम होती है, पूरे मुल्क के अवाम की हाकम होती है, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है, और अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसे रोकने के इख्तियार भी हुकूमत के पास होते हैं, कानून के जरिए उसे रोकती भी, सजाएं भी देती है। तो ये भी घर का मालिक है, ये कि घर की फलाह बहबूद की जिम्मेदारी इस पर है, और अगर इस घर के अंदर कोई गलत काम करता है या कोई स्कूल को पूछने का भी इख्तियार है, इसलिए सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर सरकार के चांटों के लिए किसी बुद्धि की, अगर इसके घर के मालिक को थप्पड़ मारने के लिए गर्दन का पिछला हिस्सा, बुद्धि गर्दन के पिछले हिस्से की, सेमीकोलन, ये वक्फा है, ये क्या है? सख्ता, कम ठहराव को जाहिर करता है, और ये अलामत सख्ते से ज्यादा ठहराव को जाहिर करती है, और इस अलामत को क्या कहते हैं? वक्फा। तो यहाँ सख्ते की निस्बत ज्यादा ठहराव होता है बुद्धि की, यानी एक बात तो मेरी समझ में आती है कि ये जो घर का मालिक है, ये इसके थप्पड़ों के लिए इस गर्दन की जरूरत थी, गर्दन के पिछले हिस्से की जरूरत थी, वहां पर थप्पड़ लगाया जाता है। बेगम साहिबा के तमाचों के लिए किसी कले की, और बेगम साहिबा बेग का तानीस है, बेग मुगलों का लक़ब है, इसका मतलब है शहजादा या अमीरजादा, और बेगम इसकी तानीस है, तानीस मुन्नस है, क्या है? शहजादी या अमीरजादी। बेगम साहबा के तमाचों के लिए कले की, बेगम साहबा के थप्पड़ों के लिए कले की, कला रुखसार की, फिर सेमीकोलन, ज्यादा ठहरना पड़ता है। साहिबजादे साहब की ठोकरों के लिए किसी पंडली की, साहबजादा साहब अगर कभी ठोकर मारे पांव की तो उसके लिए किसी पंडली की, पंडली गोडे यानी तखने और घुटने के दरमियान टांग का ऐसा, ये है सर, ये इधर से पीछे से वो घर का जो लड़के घर में होते हैं वो इस तरह लाते मारने के लिए, ठोकरे मारने के लिए किसी पंडली की, ये पंडली है, ये पंडली की। और साहबजादी साहबा की चुटकियों के लिए किसी हाथ की जरूरत थी, और फिर घर की, इस घर में जो बची है साहिबजादी साहब की बेटी,
की चुटकियां काटने के लिए किसी हाथ की जरूरत थी, यानी उसे चुटकियां काटने के लिए फिर अगर मेरी जरूरत पड़ी इसलिए लाया गया कि वो मुझे चुटकियां काटे, या घर का मालिक मुझे थप्पड़ मारे, या जो है घर की जो बेगम उस घर में रहती है वो मुझे मेरे रुखसार पर थप्पड़ मारे, तो मेरे पैदा करने के लिए काफी मौजूद थे। इन बातों के अलावा मुझे मेरे दुनिया में आने की और कोई वजह मालूम नहीं होती, वजूहात कोई और वजह मुझे मालूम नहीं होती। अलबत्ता अगर ये काम था तो ठीक है, फिर मुझे पैदा किया, फिर ठीक पैदा किया। और शायद ये लफ्ज होता है शायद, इसका मतलब है हो सकता है, और दूसरा लफ्ज होता है शायद, उसका मतलब होता है गवाही देने वाला, गवाही देने वाला, शायद। और हो सकता है इसी ख्याल से मेरी हड्डियां मजबूत, मेरा गोश्त सख्त और मेरी बुद्धि मजबूत बनाई गई है या रफ्ता रफ्ता बन गई है। और हो सकता है इसी ख्याल से अल्लाह ताला ने मेरी हड्डियां मजबूत बनाई, मेरा गोश्त सख्त बनाया और मेरी बुद्धि, ये जो गर्दन की पिछला हिस्सा जो होता है उसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि मजबूत बनाई गई है, या तो बनाई गई मजबूत ताकि ये लोग तमाचे मारे तो मुझे जरा कम तकलीफ हो, ये ठोकरे मारे तो मुझे कम तकलीफ हो, ये मेरे रुखसार पर थप्पड़ मारे तो मुझे कम तकलीफ हो, और मेरे गर्दन के पिछले हिस्से बुद्धि पर थप्पड़ मारे तो मुझे कम तकलीफ हो। इसलिए मेरा गोश्त, मेरी हड्डियां और मेरी बुद्धि मजबूत बनाई गई है, या रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता हो गई है, या तो नेचुरली जो है ये चीजें मजबूत बनाई गई थी, या थप्पड़ खा कर मेरी हड्डियां और मेरा गोश्त और मेरी बुद्धि मजबूत हो गई है। दो वजूहात हैं, या थप्पड़ों की वजह से मजबूत होगी और या बनाई गई मजबूत। दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं क्लास, पेज नंबर 64 के दूसरा पैराग्राफ। मैं कहाँ पैदा हुआ? गुलाम कहता है, इस घर में काम करने वाला नौकर कहता है। वो वैसे गुलाम को खरीदा हुआ जो नौकर होता है उसके लिए गुलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वैसे जो तनख्वाह पे काम करते हैं उसके लिए नौकर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ? मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क पूछते हैं मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ। इसका मुझे भी नहीं पता। इसका दाखिला कज़ा व क़दर के दफ्तर में शायद मिल सके, इसका दाखिला यानी इसका पता कज़ा व क़दर का मतलब अल्लाह ताला की ज़ात की तकदीर के दफ्तर में शायद मिल सके। हो सकता है, मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे वालिदैन कौन थे और कब मैं पैदा हुआ। अलबत्ता जिस दफ्तर में बंदों की तकदीर पड़ी हुई है, लिखी हुई पड़ी हुई है, अल्लाह ताला की ज़ात फरिश्तों से लिखवाती है, उस दफ्तर में शायद मिल सके तो मिल सके, वरना मुझे कोई पता नहीं कि मैं कहाँ पैदा हुआ। सकता काम ठहराव को दायर करते हैं, दुनिया में इन वाक़यात का पता चलाना नामुमकिन है। लिहाजा इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, इधर नहीं पता चल सकता कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, मेरा घर किधर है। अलबत्ता तकदीर के दफ्तर में जहाँ पर लोगों की तकदीर मौजूद होती है अल्लाह ताला की ज़ात के पास, वहाँ पता चले तो चले, वरना दुनिया के अंदर पता चलना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही क्लास आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।